मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। साथ ही साथ आप मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके बीच में सामाजिक विज्ञान वर्ग 6 हमारा गौरव इतिहास की पाठ्य पुस्तक को लेकर के आया हूँ, जहाँ आपको अध्याय 9 ग्रामीण एवं शहरी जीवन के बारे में बतलाऊँगा और समझाऊँगा। तो बच्चों, ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन के बारे में आप जानेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं ग्रामीण और शहरी जीवन अध्याय 9। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आप सबको ग्रामीण जीवन जनजीवन के बारे में बतलाया, वहाँ के रहन सहन के बारे में बतलाया, वहाँ का सिंचाई के कौन कौन से साधन थे, गांवों की स्थिति कैसी थी, सड़कें कैसी थी, इन सब के बारे में आप लोगों को मैंने बतलाया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया था कि लगभग 1400 ईसा पूर्व के आसपास एशिया माइनर में लोहे की खोज ने मानव जीवन में एक क्रांति ला दिया था। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व से हो रहा है। तो लोहे का आविष्कार या लोहे का खोज होने से लोहे के हल में फाल बनाए जाने लगे, खेतों की जुताई आसानी से होने लगी और पैदावार भी बढ़ने लगा, जिसके बारे में मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बतलाया था। और जब कृषि की पैदावार या खेती की पैदावार अधिक होने लगी तो एक जगह अस्थायी रूप में बसते गए और यह एक गांव का रूप लेता गया। राज्य किसी राजा के अधीन था, तो राजा के लिए गांव भी महत्वपूर्ण होते थे। राजा किसानों से कुल उपज का एक निश्चित भाग टैक्स के रूप में लेता था। इसके अतिरिक्त राजा कृषि के विकास के लिए नहरें, कुआं, तालाब और जलाशय बनवाते थे ताकि किसानों का उत्थान हो, खेती की पैदावार अधिक हो। और इस तरह से इन संसाधनों का प्रयोग होने से पैदावार में वृद्धि होने लगी थी और गांव धीरे धीरे समृद्ध होने लगा था। बच्चों, मैंने आगे आप लोगों को यह भी बतलाया था कि गांवों में किसानों के अलावा कुम्हार, बढ़ई, लोहार, बुनकर और शिल्पकार साथ साथ रहते थे, जिससे गांवों में आवश्यकता की सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध होने लगी थी। तो मैंने यह भी आप लोगों को बतलाया था कि भारत के गांवों में प्रायः 3 तरह के लोग रहते थे: बड़े किसान, छोटे किसान और भूमिहीन कर्मकार। बड़े किसान जिसके पास अधिक जमीन था, छोटे किसान जिनके पास कम जमीन था और भूमिहीन जिसके पास जमीन नहीं था, वे मजदूर थे। तो मैंने आप लोगों को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में किसानों को क्या कहा जाता है, बड़े किसानों को क्या कहा जाता है, यह भी जानकारी दी थी। आइए एक बार पुनः हम उसको जान लें। तो उत्तर भारत के गांवों में जिनके पास ज़मीन ज़्यादा होती थी वह गांव का प्रधान होता था और उसे भोजक कहा जाता था। भोजक का काम क्या था? तो भोजक गांव में टैक्स भी वसूलता था। कभी कभी वह न्याय और पुलिस का भी काम करते थे। और यह पद क्या था? अनुमानसिक था। छोटे किसान को क्या कहा जाता था? गृहपति कहा जाता था। और जिसके पास जमीन नहीं होती थी वे भूमिहीन कर्मकार होते थे और ये मुख्यतः दास और कर्मकार होते थे। तमिल के क्षेत्रों में अर्थात दक्षिण भारत में किसानों को वेल्ला कहा जाता था। इसके पास गांव की अधिकतर भूमि थी, उन्हीं से किसान वर्ग बना था। वेल्लाओं को शासक के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त था। साधारण हलवाहों को उनवार कहा जाता था। भूमिहीन मजदूर को कडेशियर कहा जाता था, जिसकी स्थिति लगभग गुलाम की तरह थी। पेरियार लोग खेतीहर मजदूर भी थे, लेकिन साथ साथ में पशु का खाल और चमड़े का भी काम करते थे। पुल्लेयन लोग रस्सी से चरपाई बनाते थे। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों के बीच रखा था।
अब हम लोग चलते हैं शहरों का विकास। तो आइए आगे देखते हैं कि शहरों का विकास में कैसे हुआ और इसका लाभ लोग कैसे प्राप्त किए, शहरों का विकास किस प्रकार हुआ, इसके बारे में हम लोग अब आगे देखते हैं। बच्चों, शहरों का विकास तो लोहे के प्रयोग से सबसे ज़्यादा लाभ यह हुआ कि नदी घाटियों से दूर भी बस्तियां की स्थापना हुई। कहने का अर्थ हुआ कि जो गांव जो बसे हुए थे, जहां खेती के पैदावार हो रहे थे, जहां खेती का कार्य हो रहा था, जहां सिंचाई के साधन हो रहे थे, वहां गांव का विकास हुआ। लेकिन नदी घाटियों से कई दूर भी कुछ बस्तियां हुई थी। इन शहरों की संख्या भी कांस्य युगीन शहरों से ज़्यादा हुई और इसका विकास निरंतर होता गया। यात्रा विवरण, कहानियाँ, मूर्ति कलाएँ। यात्रा विवरण का अर्थ हुआ कि भारत में कई विदेशों के यात्रियाँ घूमने आते थे और यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ का जनजीवन, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की धर्म मान्यताओं को वे अपनी यात्रा विवरण की पुस्तक में दर्ज करती थी। कई कहानीकार ने कई कहानियाँ लिखी है। मूर्ति कला, मूर्तिकार कई ऐसे मूर्तियों का निर्माण किया है जिससे उस समय के शहर के जनजीवन, धर्म, रहन सहन की जानकारी प्राप्त होती है। तो यात्रा विवरण, कहानियाँ, मूर्ति कला और पुरातत्व वस्तुओं के माध्यम से हमें विभिन्न शहरों की बनावट तथा वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में जानते हैं या जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन नगरों की मूर्ति कलाएं आज भी हमें आकर्षित करती है। बच्चों, आप अपने पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 84 में चित्र संख्या 9.1 सांची की मूर्ति कला को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस चित्रकला के माध्यम से उस समय के शहरों के विकास अर्थात उस समय के शहरों के रहन सहन की जानकारी इस मूर्ति कला के माध्यम से मिल रही है या प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। तो यह जो चित्रकला आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह सांची का है। तो सांची की मूर्ति कला। तो प्राचीन नगरों की मूर्ति कलाएं आज भी हमें आकर्षित करती है। मूर्तिकार क्या करता था, बहुत ही कलात्मक ढंग से, बहुत ही सुंदर ढंग से मूर्तियों का निर्माण करता था या मूर्तियां उकेरते थे। आप झारखंड में के ओर देखिए तो हमारे राज्य झारखंड में भी एक जाति है मल्लाहार। ये यायावर और बंजारा होते हैं। बंजारा और यायावर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले जातियाँ होती है, कई जगह पर घूमते रहने वाले हैं। तो झारखंड में भी आप देखते हैं आज के समय में हम कि ऐसी जातियाँ क्या करती है, मिट्टी से अनेक प्रकार की मूर्तियों को ढांचा में ढालकर आग से पका करके उन्हें बेचता है और बेच करके अपनी जीविका का चलाता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है। आपके गाँव में, शहरों में आप देखे होंगे ऐसे जातियों को जो मिट्टी के बर्तन का निर्माण करता है और उसे आग में पका करके बेचता है। अब आगे देखते हैं कि प्राचीन नगर या प्राचीन शहर जो इमारतें थी वह बहुत ही सुंदर और मनमोहक होती थी। जब पुरातत्वविदों ने या पुरातत्वविदों ने खुदाई कराई तो जो खुदाई के पश्चात जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो अवशेषों की खुदाई द्वारा दिल्ली में वलय कूप प्राप्त हुआ है। वलय कूप जो गोलाकार होता है, रिंग के समान होता है, जिसकी आकृति आज के रिंग कुएं के जैसी होती है। आपके भी घर में वैसे रिंग कुएं नजर आए होंगे या होंगे। तो अवशेषों की जब खुदाई की गई तो अवशेषों की खुदाई द्वारा दिल्ली में
वलय कूप प्राप्त हुए हैं जिसकी आकृति आज के रूम कुएं जैसी थी। पुरातत्ववेताओं के अनुसार वलय कूप का निर्माण किस लिए किया जाता था? तो याद रखेंगे बच्चों, पुरातत्ववेताओं के अनुसार वलय कूप का उपयोग गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए किया जाता था। आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि ये घर लकड़ी, मिट्टी, कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ज़्यादा समय पर तक टिक नहीं पाए हो। कहने का अर्थ हुआ कि जो आम घर प्राप्त हुए हैं खुदाई में, जो अवशेष मिले हैं वो बहुत कम मिले हैं। तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि ऐसा घर जिसके अवशेष कम मिले हैं, ये घर संभवतः लकड़ी, मिट्टी या कच्ची ईंटों या छप्पर से बना था, जिसके चलते ये ज़्यादा समय तक नहीं टिका। लेकिन जब अवशेषों की जब खुदाई हुई थी तो कुछ पक्के इमारतें नज़र आई थी, कुछ पत्थर के बने इमारत नज़र आए थे। आज भी आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो कुछ ऐसी प्राचीन इमारतें या महले के अवशेष या खंडहर दिखाई देते हैं, जो उस समय के शहरों या नगरों के विकास की कहानी बताती है। साथ ही साथ इतिहासकारों के, यात्रा विवरण करने वाले विदेशी यात्रियों के अभिलेखों से या मूर्तिकला के द्वारा हमें यह पता चलता है कि उस समय का शहर का विकास या नगर का विकास कैसा हुआ था। साथ ही साथ व्यापारियों और नाविकों के यात्रा विवरणों से भी प्राचीन शहरों की जानकारी हमें प्राप्त होती है, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से दूसरे देशों में जाते थे। व्यापार मतलब एक सामान का दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में जाकर के बेचना, खरीदना, आयात और निर्यात। तो प्राचीन शहरों की जानकारी हमें नाविकों और व्यापारियों के यात्रा विवरणों से भी प्राप्त हुए हैं, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से दूसरे देशों में जाते थे, व्यापार करने जाते थे। तो उस समय का व्यापार का कैसा साधन था, क्या खरीद बिक्री होता था, इसकी जानकारी उनके यात्रा विवरण से प्राप्त होती है। जब लोग व्यापार करते थे तो निश्चित रूप से लोग सिक्के से जरूर परिचित थे। आपने भी सिक्के देखे होंगे, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 20 पैसे का सिक्का, जो अभी अब चलन में नहीं है। तो उस समय भी सिक्कों की जानकारी हमें प्राप्त होती है, अर्थात व्यापार करने वाले लोग सिक्कों से परिचित अवश्य थे। तो आइए अब हम सिक्कों के बारे में जानते हैं। बच्चों, आप चित्र पॉइंट 9.2 में जो आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन में, यह वलय कूप है, जो आप अपने पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 85 में देख सकते हैं। तो यह जो वलय कूप है, अर्थात रिंग की आकृति जैसी इसकी दिखती है, तो यह दिल्ली में खुदाई के पश्चात मिला था। अभी हम जानकारी प्राप्त करते हैं सिक्कों के बारे में। तो व्यापार करने के लिए सिक्कों की आवश्यकता होती थी, अर्थात सिक्कों के माध्यम से व्यापार होता था। तो किसी भी संपत्ति का मूल्यांकन सिक्कों के आधार से होता था। आपको मैंने पिछले भी वीडियो में या पिछले पाठ में सिक्कों की जानकारी दी थी। हमें सिक्कों से उस समय का या जिस समय का वह सिक्का प्राप्त हुआ है, तो उस समय के नगरों का या गांवों का या उस राज्य के शासन प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। तो सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन होता था। बच्चों, मैंने आप लोगों को कई ऐसे स्थान का बारे में जानकारी दिया था जहां खुदाई में पुरातत्ववेताओं को सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो सैंधव मुहरे अधिकांशतः सेल खड़ी की बनी होती थी। सैंधव में जब खुदाई हुई तो वहाँ की सैंधव मुहरे जो थी वह क्या थी? सेल खड़ी की बनी होती थी। कांचली मिट्टी, गोमेद,
चट पत्थर तथा मिट्टी की भी बनी हुई सिक्के या मोहरें भी मिली है। तो कौन कौन से सिक्के मिले हैं? तो सैंधव मोहरें या सैंधव सिक्के अधिकांशतः सेल खड़ी की बनी होती थी। कांचली मिट्टी के भी सिक्के मिले हैं, गोमेद पत्थर के भी मिले हैं, चट पत्थर तथा मिट्टी की भी बनी हुई सिक्के खुदाई में मिली है। देसलपुर से एक स्थान है देसलपुर, तो देसलपुर से तांबे की बनी मोहरें भी मिली है। आहत सिक्के को प्राचीनतम सिक्का कहा जाता है। याद रखेंगे बच्चों, किस सिक्के को प्राचीनतम सिक्का कहा जाता है? तो आहत सिक्के। और आहत सिक्के किससे बने होते थे? तो ये सिक्के सोने या चांदी के बने होते थे। सिक्कों की विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाया जाता था। आप चित्र 9.3 में और 9.4 में आप सिक्के को देख सकते हैं। ये प्राचीन समय के सिक्के आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये उस समय के सिक्के थे। अब हम आगे चलते हैं नगर। तो कौन कौन से प्रमुख नगर थे, कौन कौन से प्रमुख शहर थे? तो नगरों की अनेक गतिविधियों का केंद्र होता था। आज भी आप शहरों में जब जाते हैं तो वहाँ कई बड़े बड़े अस्पताल हैं, मॉल हैं, बड़े बाजार हैं और तरह तरह के वहाँ मुख्यालय हैं। हर विभाग का सरकारी कामकाज होता है। तो ठीक उसी प्रकार प्राचीन समय में भी नगर क्या थे? अनेक गतिविधियों का केंद्र था। तो यहाँ हम कौन कौन से पुराने नगर हैं उसको जानकारी प्राप्त करते हैं, और ये आप याद रखेंगे प्राचीन नगरों का नाम। तो पुराने नगर में रोपर जो पंजाब में है, भगवानपुरा हरियाणा में है, रोजदी गुजरात तथा मथुरा उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण नगर थे। तो प्राचीन नगर कौन कौन से महत्वपूर्ण थे? तो फिर से आप याद रखें, रोपर पंजाब में है, भगवानपुरा हरियाणा में है, रोजदी गुजरात में है तथा मथुरा उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण नगर थे। बच्चों, अरिकामेडु सूक्ष्म निरीक्षण। तो यह अरिकामेडु एक ऐतिहासिक स्थल है। ऐतिहासिक स्थल का नाम अरिकामेडु, और यह कहाँ है? तो यह स्थल अरिकामेडु जो है वह पुंडुचेरी जो अभी पांडुचेरी भी कहते हैं, यह स्थल पुंडुचेरी से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ से जो प्राप्त अवशेष हुए हैं, अर्थात जब यहाँ खुदाई की गई पुरातत्ववेताओं के द्वारा, तो यहाँ के अवशेषों के आधार से स्पष्ट होता है कि अरिकामेडु पूर्वी समुद्र तट पर एक समृद्ध व्यापारिक बंदरगाह नगर था। जबकि पश्चिमी तट पर हमने क्या बताया आपको? तो भारत के पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह था बेरीगाजा, और दक्षिण में पुंडुचेरी से 3 किलोमीटर स्थित जो बंदरगाह है उसका नाम है अरिकामेडु। यह भी एक, जब खुदाई की गई तो खुदाई के पश्चात जो अवशेष प्राप्त हुए उसके आधार पर यह बतलाया गया है, यह जानकारी प्राप्त होती है कि अरिकामेडु पूर्वी समुद्र तट पर एक समृद्ध व्यापारिक बंदरगाह या नगर था। बच्चों, पूर्वी समुद्र तट पर जो एक प्रमुख व्यापारिक या समृद्ध व्यापारिक नगर था वह स्थान है अरिकामेडु। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1945 ईस्वी में यहाँ कुछ स्थानों पर उत्खनन करवाया था या खुदाई किया था, जहाँ से रोमन गिलास, रोमन लैंप इत्यादि सामान प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से सामान प्राप्त हुए हैं? तो रोमन गिलास और रोमन लैंप। इस स्थान की खुदाई, अरिकामेडु नामक स्थान की खुदाई कब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कब कराई थी? तो 1945 ईस्वी में, जहां से रोमन गिलास और रोमन लैंप इत्यादि सामान प्राप्त हुए हैं।
उत्खनन से अर्थात खुदाई से प्राप्त सामानों के आधार पर अरिकामेडू का अर्थात इस स्थान का व्यापारिक संबंध किन देशों के साथ है यह पता चलता है। तो वह देश है चीन, मलाया और रोम। तो उत्खनन से प्राप्त सामानों के आधार पर अरिकामेडू का चीन, मलाया और रोम के साथ व्यापारिक संबंध का पता चलता है। अरिकामेडू को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में पेडोक के नाम से जाना जाता है। एक और नाम है अरिकामेडू का, वह है पेडोक। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक एक पुस्तक है जिससे हमें इस स्थल का दूसरा नाम पेडोक से जाना जाता है। इस बंदरगाह से न केवल वस्तुओं का आयात निर्यात होता था बल्कि यहाँ पर रोमन निवासियों की पसंद की वस्तुओं का भी निर्माण किया जाता था। कहने का अर्थ हुआ कि इस बंदरगाह से केवल वस्तुओं का आयात निर्यात नहीं होता था बल्कि रोम अर्थात रोमन निवासियों के पसंद की वस्तुओं का बनाया जाता था, निर्माण होता था। यहाँ से रोमन मिट्टी के बर्तन, माला के दानों, कांच और पक्की हुई मिट्टी की मूर्तियों के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ प्राप्त अधिकांश सोने के सिक्के अर्थात यहाँ जब खुदाई की गई तो अधिकतर सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ प्राप्त अधिकांश सोने के सिक्के रोमन शासक आगस्टस एवं टाइबेरियस के समय के प्राप्त होते हैं। अर्थात यहाँ जब खुदाई हुई और जब यहाँ सिक्के प्राप्त हुए वह सोने के सिक्के थे। वह किस शासक के समय की है? तो यह सोने के सिक्के रोमन शासक आगस्टस और टाइबेरियस के समय के हैं, जिससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि रोमन लोग सामानों का मूल्य सोने के सिक्कों से चुकाते थे। अर्थात जब वे सामान खरीद करते थे या व्यापारियों से जब खरीदते थे तो उसे मूल्य के रूप में सोने के सिक्के दिए जाते थे। तो यह था बच्चों नगरीय जीवन और ग्रामीण एवं नगरीय जीवन। तो अभी जो हम जानकारी दिए यह आपको नगरीय विकास, नगर के बारे में जानकारी दिया। तो बच्चों आज हम यहीं तक, फिर हम अगले वीडियो में आपके बीच आएंगे जहां आपको पाठ में के अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्न उत्तर को जानेंगे। जहां आपको दिए पाठ्य के अंत में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दूसरा है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जहां आपको कई प्रश्न आपको दिखाई देते होंगे, जैसे ग्राम भोजक किसे कहा जाता है, संगम साहित्य किसे कहा जाता है, मथुरा किस लिए प्रसिद्ध था, अरिकामेडू का रोम के साथ व्यापारिक संबंध कैसा था, बेरीगाजा बंदरगाह से किन किन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम अगले वीडियो में आपके बीच लेकर के आएंगे। तो बच्चों हम यह अध्याय 9 पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह पाठ में दी गई जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। बच्चों फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर के साथ। तो इसी के साथ बच्चों हम आप सबसे अलविदा लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ग्रामीण एवं शहरी जीवन अध्याय 9 पाठ के प्रश्न उत्तर को लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बच्चों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी बच्चे मन लगाकर अवश्य पढ़ें, स्वस्थ रहें और सतर्क रहें। मास्क का प्रयोग हमेशा करें, साबुन से हाथों को धोते रहें और हाथों को सैनिटाइज करें। साथ ही साथ सामाजिक दूरी का पालन आप जरूर करें। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। तो बच्चों आप सावधानियां बरतें और इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। भीड़ भाड़ में जाने से बचें और मास्क का प्रयोग जरूर करें।
तो बच्चों, हम यहीं तक। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।